नाज़रीन, गजा के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है और बड़ी ताकत के साथ मौजूद है और कई महीने, एक साल या उससे भी ज्यादा अरसा तक इजराइल से लड़ने की सलाहियत अभी भी रेजिस्टेंस के पास है और बल्कि वो अपनी कैपेबिलिटीज को मजीद रिस्टोर कर रही है। इजराइल की शिकस्त का आज एक बड़ा भांडा फूटा है। इजराइल का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसने ये रिपोर्ट पेश की है कि रेजिस्टेंस की ताकत क्या है और वो इजराइल को कैसे डिफीट कर रही है गजा में। तो इजराइल तो 16 महीने गुजर चुके हैं, अगर अभी भी रेजिस्टेंस वहां पर मौजूद है तो फिर इजराइल क्या करेगा। और जो वो हिजबुल्लाह के साथ लड़ने की दोबारा तैयारी कर रहा है या यमन के साथ ऑल आउट वॉर की तैयारी कर रहा है, तो जमीनी हकायक तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो इन सारी रिपोर्ट्स के साथ जिसमें यह पता चल रहा है कि गजा में बुरी तरह से शिकस्त हुई है इजराइल को, नेतन्याहू के ऊपर जो प्रेशर है वो भी अंदर अंदर ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है शाम में जो इजराइल की ऑक्यूपेशन है उस हवाले से, और कहा है कि रेजिस्टेंस बहुत जल्द इजराइल के साथ टकराएगी। तो ये दमिश्क अथॉरिटीज और ईरान इस वक्त आमने सामने, यानी वो कह रहे हैं कि जो भी इजराइल की सहूलतकारी करेगा वहां रेजिस्टेंस आएगी और वो टकराएगी। तो ये थोड़ा सा मामला यहां पर भी। और जुलानी जो है वो उनकी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं एसडीएफ के साथ। वो एसडीएफ जिसको टर्की कबूल नहीं करता, उसके साथ जुलानी के मुज़ाकरात। तो यहां पर अब यह भी डिबेट चल पड़ी है कि क्या यहां अंदर ही अंदर कोई डबल गेम भी हो रही है, यानी एसडीएफ को तो कबूल नहीं करता टर्की, तो जुलानी एसडीएफ, वो एसडीएफ जो टर्की को चिढ़ा रही है कि देखो अमेरिका हमारी मदद को आ गया है, वो एसडीएफ जिसने ट्रंप को कॉल की है कि उर्दुगान हमारे ऊपर हमला करने जा रहा है, वो एसडीएफ जिसकी सपोर्ट के लिए सैकड़ों असलिया बरदार ट्रक्स जो है वो शाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं और अमेरिका अपनी फौज बढ़ा रहा है, उसकी तादाद बढ़ा रहा है। और एसडीएफ एक बहुत बड़ा इत्तेहादी अमेरिका का, तो उसके साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। जहां ताइवान पर हमले का ऐलान हुआ है और दीगर बड़ी चीजें जो खुलकर सामने आई हैं, उसमें एक बहुत बड़ा तनाज़ा यूरोप में सामने आ रहा है जो आगे चलकर बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। यूरोप की आज मुकम्मल गैस कट गई है। यूरोप को एक पाइपलाइन अभी भी आ रही थी, यूक्रेन ने वो गैस पाइपलाइन जो है वो काट दी है। और आज देखा ना, मौसम में सरमा है, विंटर है, इस वक्त हम गुजर रहे हैं विंटर से। तो ऐसे माहौल में गैस कट जाना यूरोप के लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिक और मसाइल, पॉलिटिकल मसाइल इकोनॉमिक की वजह से पैदा होंगे और यूरोप की जो पावर है वो तेजी के साथ डिक्लाइन कर रही है। सिर्फ ये गैस कट होने से बहुत ज्यादा मसाइल। स्लोवाकिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ये तो यूरोप को ले डूबेगा, ये मामला, ये तो हमें डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी तरह से, ये उनके अल्फाज है स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर के। तो आज यूक्रेन ने गैस कट कर दी है यूरोप की। इससे पहले जो जर्मनी को गैस आ रही थी, उस गैस पाइपलाइन के ऊपर जो धमाका हुआ था उसका इल्जाम भी यूक्रेन के ऊपर आया था, लेकिन आज जो उन्होंने कट की है वो ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया कि हम ये कट कर रहे हैं। तो यूरोप मुकम्मल रशियन गैस से इस वक्त महरूम हो चुका है और एक बहुत बड़ा ये मामला आज खड़ा हो गया है। तो नए साल का जो आगाज है ना, वो भरपूर ऐसे वाकयात से, टर्मोइल से, क्योस से और नए तनाज़ात से, क्राइसिस से इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। पहली खबर आई कि यमन के ऊपर अटैक होने जा रहा है ऑल आउट, फिर खबर आई कि ताइवान के ऊपर अटैक होने जा रहा है, चाइना ने ऐलान किया, चाइना के प्रेसिडेंट ने, और अब ये यूरोप के अंदर ये एक नया तनाज़ा। और साथ अफ्रीका की ग्रेट गेम जिसमें वेस्टर्न पावर्स को बड़ी तेजी के साथ उनका इनखला वहां से हो रहा है। जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो अब चाह रहे हैं कि भाई मुकम्मल तौर पर वेस्टर्न पावर्स को वाइंड अप किया जाए और चाइना और रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वहां पर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। आगाज नाज़रीन करते हैं, अमेरिका से एक खबर आ रही है, बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आ रही है नाज़रीन। जैसे जर्मनी में क्रिसमस से पहले एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, रन ओवर अटैक हुआ था जिसमें गाड़ी चढ़ा दी गई थी एक मार्केट में, तो इसी तरह का एक वाकया जो है वो अमेरिका में पेश आया है न्यू ऑरलियंस के अंदर, और यहां पर भी रन ओवर अटैक हुआ है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 10 लोग जाँ बहक हो चुके हैं और 30 के करीब जख्मी हैं। और जो अटैक करने के लिए आया था उसके पास असॉल्ट राइफल भी थी, पहले उसने गाड़ी चढ़ाई बहुत सारे लोगों के ऊपर, फिर राइफल के साथ जब अटैक किया और 2 पुलिस ऑफिसर्स के मरने की भी इत्तला सामने आ रही है। बहुत हौलनाक वाकया, पूरा अमेरिका इस वक्त जाना बहुत ज्यादा दुख और गम के अंदर है और सारी दुनिया इस दहशतगर्दाना वाकये की बहुत ज्यादा मजम्मत कर रही है। तो जहां पूरी दुनिया में ये क्योस और टर्मोइल फैल रहा है, तो उसी दरमियान अब ये वाले वाकयात भी देखना कि बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत ही अफसोसनाक है। और इसमें आप देखेंगे ये जो अटैक करने वाला आया है, इसकी आइडेंटिटी और इसकी इंटेंशंस अभी डिक्लेयर नहीं की गई हैं कि वो क्या थी और ये कौन था। अगर ये माइग्रेंट निकलता है
तो ऑलरेडी माइग्रेंट्स के खिलाफ जो सारी मूवमेंट चल रही है उसके अंदर और तेजी आएगी। ट्रंप ने अनाउंस किया है कि मैं पहले ही दिन विद इन मोमेंट्स अपने ओथ लेने के बाद सबसे बड़ा जो डिपोर्टेशन ऑपरेशन है उसका आगाज कर दूंगा। अगर ये माइग्रेंट निकलता है तो फिर और वहां पर गुस्सा बढ़ेगा। और सोचिए, और अगर वो उसके बारे में बताया जाता कि ये कोई मुस्लिम था, अगर ये बताया जाता है तो फिर आपको पता है कि कैसे लॉबीज काम करती हैं और कैसे चीजों को प्रेजेंट किया जाता है, कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। आप देखें ना, जर्मनी में जो वाकया हुआ उसमें बाद में पता चला कि वो तो मुस्लिम था ही नहीं, बल्कि सऊदी गवर्नमेंट उसको मांग रही थी वापस कि ये तो यहां से फरार हुआ है और इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। और एक सऊदी लड़की ने 2 मरतबा जर्मनी की पुलिस को कहा कि इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। तो पीछे कौन था, क्या मामला था? तो ये भी मतलब एक खौफनाक और खतरनाक चीज है ना कि कौन इसको किसके साथ लिंक करता है। ये लॉबीज तो वहां पर काम करती रहती है। तो इस तनाजुर में भी देखना है कि अभी जब उसकी आइडेंटिटी सामने आएगी और जब उसकी इंटेंशंस बताई जाएंगी कि वो क्या थी, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस जो है वो नजर आ रहा है। अब आगे चलते हैं नाज़रीन, गजा के हवाले से आज एक स्पेशल रिपोर्ट सामने आई है। नाज़रीन, हम 2025 के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अगर गजा की वीडियोस हम देखें तो वो मलबे का ढेर बन चुका है गजा। नाज़रीन, हम 2025 के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अगर हम गजा में देखें तो इजराइल ने बमबारी के साथ गजा को मलबे का ढेर बनाया है, लेकिन उस मलबे के ढेर के अंदर भी रेजिस्टेंस मौजूद है। इजराइल की कंट्रोल तो तब होगा ना गजा के ऊपर मुकम्मल के जब हमास खत्म हो जाएगी। अगर हमास खत्म नहीं होगी तो फिर इजराइल क्या करेगा? इजराइल तो फिर, जैसे इजरायली मीडिया ने अल्फाज इस्तेमाल किए ना कि वो स्टक हो चुका है इन अ लूजिंग बैटल। ये वो बैटल जिसमें वो लूज कर रहा है उससे वो विड्रॉ भी नहीं कर पा रहा, कर नहीं सकता, और प्रोग्रेस भी नहीं कर पा रहा, तो वो स्टक हो चुका है। तो अगर रेजिस्टेंस मौजूद है और अगर मजीद लड़ने की वो सलाहियत रखती है, अगर इजराइल इसको खत्म नहीं कर सका तो फिर इजराइल किस तरफ जाएगा? फिर उसके पास क्या ऑप्शन बचेंगे? यानी सारी लड़ाई हमास को खत्म करने की थी। अगर हमास खत्म ही नहीं हुई तो फिर तो इजराइल की डिफीट हो गई ना। अब ये स्पेशल रिपोर्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का होना ना होना यही तो सब कुछ डिसाइड करेगा। अगर वो है तो मामलात किसी और तरह चलेंगे, अगर वो नहीं है तो फिर कुछ और होगा। फिर रीजन वो अपने हिसाब से रीशेप करेंगे। लेकिन अगर रेजिस्टेंस मौजूद है तो इजराइल का ये जो ख्वाब है पूरे रीजन को रीशेप करने का, वो तो चकनाचूर कर दिया रेजिस्टेंस ने। इजराइली स्टिल पेइंग द प्राइस ऑफ वॉर इन द गाजा। इजराइल अभी भी प्राइस पे कर रहा है गजा की जंग में, यानी उसका पूरा कंट्रोल नहीं है, उसका अभी भी जानी नुकसान वहां पर हो रहा है। While the world celebrate the arrival of 2025, कि दुनिया जब 2025 को सेलिब्रेट कर रही है, इजराइलीज continue to bear the consequences of war on the Gaza Strip in various ways। दुनिया 2025 को सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन इजराइलीज गजा जंग के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको मुख्तलिफ अंदाज के अंदर फेस कर रहे हैं, जहां पर उनके फौजी बरह रास्त मारे जा रहे हैं और बाकी जो सोसाइटी है वो डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज फेस कर रही है। ये हम नहीं बता रहे, बल्कि इजराइल का इंस्टीट्यूट जो है वो रिपोर्ट पेश कर रहा है। देखिए, जंग तो इन्होंने छेड़ी हुई है और यही नहीं रोक रहे हैं, नेतन्याहू नहीं रोक रहा, लेकिन रियलिटी यह है कि कॉन्सिक्वेंसेज इजराइल को भी भुगतने पड़ रहे हैं। द ऑफेंसिव ऑपरेशन इन द गाजा स्ट्रिप did not achieve any of the strategic goals of the war that Israel had set। गजा में जो ऑफेंसिव ऑपरेशन है, एक भी गोल इजराइल अचीव नहीं कर सका। वो गोल जो इसने खुद सेट किए थे, जो खुद डिक्लेयर किए थे, उसमें से एक गोल भी अचीव नहीं कर सका। Battles are still raging at every point in the northern Gaza Strip, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू क्रिएट अ न्यू रियलिटी। अभी भी गजा के कोने कोने में लड़ाई जारी है। इजरायली इंस्टीट्यूट ये रिपोर्ट पेश कर रहा है, गजा के कोने स्टिल बैटल्स आर रेजिंग, के रेजिस्टेंस मौजूद है, इजरायली फौज के साथ वो सामना कर रही है। और इजराइल जो रियलिटी ऑन ग्राउंड बदलना चाह रहा है, रेजिस्टेंस की मौजूदगी वो सबसे बड़ी दीवार है कि इजराइल जो रियलिटी इंपोज करना चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा है। आवर ऑफेंसिव ऑपरेशन डिड नॉट लीड टू द कोलैप्स ऑफ हमास। जो ये सारा इजराइल ने अपनी मिलिट्री भेजी, और पावर का कोई कंपैरिजन नहीं, हमास एक छोटी सी तंजीम है, इजराइल है जो सुपर पावर कहलाता है, जिसके पीछे सुपर पावर्स खड़ी हैं, दुनिया के तमाम वसाइल, टेक्नोलॉजी, असलहा सब कुछ उनके पास है, और हमास सुरंगों में रहने वाली और उसकी कोई सप्लाई लाइन नहीं है। तो ये मतलब ये समझ से भी बाहर है कि इतनी बड़ी बैटल उन्होंने लड़ी है। तो वो कह रहे हैं कि हमास कोलैप्स नहीं हुई है। इस वक्त हमास किस तरह लड़ रही है? एक एक हमास का फाइटर, दो हमास के फाइटर या तीन मैक्सिमम वो इजरायली फौज का सामना कर रहे हैं।
इजराइल की फौज कैसे गजा में घूमती है, उसके साथ टैंक्स होते हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स होती है और एक पूरा यूनिट जो है वो मूव करता है, साथ एयर सपोर्ट उनके लिए हर वक्त अवेलेबल होती है, हर वक्त एयर सपोर्ट अवेलेबल होती है। लेकिन हमास कैसे घूमती है, दो फाइटर करके, और वो 2 फाइटर उस पूरी जो यूनिट इजराइल का होता है उसका सामना वो करते हैं। किस तरह खंजर के साथ वो ऑपरेशंस कर रहे हैं और घुसकर अंदर उनके मिलिट्री जो पोस्टें हैं उनके अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं, रोजाना इजराइल के ताबूत उठ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इंपैक्ट क्रिएट कर रही हैं, प्रेशर क्रिएट कर रही हैं कि भाई 16 महीने हो चुके हैं, अगर फतह अभी भी नहीं मिल रही और दूर दूर तक कोई चांस भी नहीं है तो फिर इसको कैसे जारी रखा जाए। वो कह रहे हैं कि हमास कोलैप्स नहीं हुई, आर रेजिंग द फ्लैग ऑफ सरेंडर, और ना ही हमास इतनी कमजोर हुई कि वो सरेंडर करती, ना कोलैप्स हुई ना उसने सरेंडर किया, नॉर डिड इट लीड टू अ पॉपुलर अपराइजिंग अगेंस्ट इट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इजराइल की स्ट्रेटजी नाज़िम ये है, जो कि दहशतगर्दों की ओवरऑल स्ट्रेटजी होती है, कि वो सिविलियंस को इस तरह से निशाना बनाते हैं कि वो लोग खड़े हो जाएं रेजिस्टेंस के खिलाफ, कि हमारे ऊपर ये जो मुसीबत आई है ये रेजिस्टेंस की वजह से आई है। यानी इजराइल ने बॉम्बिंग की कि गजा के लोग ये कहें कि ये जो हमास ने अटैक किया था इसकी वजह से हमारे ऊपर मुसीबत आई। वो चाहता है, इजराइल चाहता है कि लोग रेजिस्टेंस के खिलाफ हो जाएं, पॉपुलर अपराइजिंग हो जाए, ये उसका मंसूबा हमेशा से होता है। तो तीनों गोल, ना हमास कोलैप्स हुई, ना सरेंडर हुआ और ना ये अपराइजिंग हुई, बल्कि ये जो लास्ट सर्वे आया था आज से 2 माह पहले, उसमें तो हमास की जो सपोर्ट है वो गजा में बड़ी थी, उस गजा में जो मलबे का ढेर बन चुका है। तो लोग इस बात को समझते हैं कि इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस ही ओनली ऑप्शन है। अगर गजा के ऊपर आज तक कब्जा नहीं हुआ तो क्या सऊदी अरब की वजह से नहीं हुआ, क्या पाकिस्तान और टर्की की वजह से नहीं हुआ, कि उनका खौफ था कि इजराइल कब्जा, और भाई रेजिस्टेंस पावर फोर्स इज द ओनली ऑप्शन या ओनली वे है इजराइल के साथ कन्फ्रंट करने का। इजराइल के साथ कितने मुआहदे हुए, ओस्लो अकॉर्ड हुआ, इसे ही तनाजुर में हुआ ना कि ठीक है हम 2 स्टेट को मानते हैं। क्या इजराइल ने 2 स्टेट किया? ठीक है, तो इजराइल के साथ आप कोई मुआहदा कर नहीं सकते क्योंकि उनकी इंटेंशंस है ही नहीं मुआहदे की। तो इसलिए रेजिस्टेंस या फोर्स ही ओनली ऑप्शन है और ओनली रास्ता है। दिस ऑपरेशन डिड नॉट अचीव प्रोग्रेस ऑन द प्रिजनर्स इशू और अचीव एनी स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी इन हमास पोजीशन ऑन द सब्जेक्ट। जो उसने कहा था ना यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कि स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी, तो इजराइल को वो स्ट्रेटेजिक डिफीट अब वाज़े नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि ना ही प्रिजनर्स वापस हम ला सके और ना ही हमास की जो पोजीशन है वो बदली। यानी हमास का जो स्टांस था, जो याह्या सिवर ने कहा कि एग्रीमेंट होगा तो ऐसे होगा, विड्रॉल होगा, मुकम्मल सीज फायर होगा, कौन से कैदी इजराइल छोड़ेगा और कौन से कैसे हम छोड़ेंगे। तो हमास के ऊपर दबाव अभी जैसे रिपोर्ट आई कि मिस्र और कतर भी डाल रहे हैं कि पार्शियल डील को कबूल कर लिया जाए। तो हमास की पोजीशन में इजराइल का जो सारा ये जबर है वो उसकी पोजीशन को नहीं बदल सका है। अच्छा, इसके अलावा जो यदीनाथ है, एक बड़ा मीडिया इजराइल का, वो इजरायली आर्मी की क्या हालत बता रहा है। द स्टेट ऑफ फटीग इज वर्सनिंग अमंग इजरायली सोल्जर्स ड्यू टू द कंटिन्यूएशन ऑफ द वॉर ऑन सेवरल फ्रंट्स। जो फटीग है वो बढ़ रही है इजरायली सोल्जर्स के ऊपर, क्योंकि तमाम फ्रंट्स, ये इजराइल लिख रहा है, हम नहीं लिख रहे, कि तमाम फ्रंट्स के ऊपर वॉर जारी है। भाई हिजबुल्लाह भी वहीं के वहीं मौजूद है और यमन भी वहीं का वहीं है, हमास भी वहीं का वहीं है, वेस्ट बैंक की रेजिस्टेंस भी मौजूद है। तो इजरायली फौजियों की जो फटीग है वो बढ़ रही है और उसका नतीजा क्या निकल रहा है। द डिक्लाइन इन द डिसिप्लिन इन द आर्मी इज ड्यू टू द एग्जॉस्शन ऑफ द यूनिट दैट हैव बीन फाइटिंग फॉर 15 मंथ्स। जो इजरायली फौज है वो डिसिप्लिन को डिसोबे कर रही है, यानी अपने जो कमांडर्स हैं, अपने जो ऑफिसर्स हैं, उनके ऑर्डर्स को नहीं मान रही है। ये इजरायली फौज की इस वक्त हालत है। तो आप जरा अंदाजा करें कि जब इजराइल कह रहा है कि वो हिजबुल्लाह के साथ दोबारा लड़ेगा और अपने सेटलर्स को इजराइल वापस नहीं आबाद कर रहा है, क्योंकि नेतन्याहू दोबारा हिजबुल्लाह के साथ जंग का इरादा रखता है। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि यमन के ऊपर फुल फ्लैज अटैक करेगा, तो उसकी सोसाइटी की हालत क्या है और उसकी फौज की हालत क्या है, जो हमास को भी नहीं हरा सकी। तो ये क्या वहां पर जीत सकेंगे? और इस ताजा तरीन रिपोर्ट जो आई है, इससे यह साबित हुआ है कि हमास के पास यह कैपेबिलिटी है कि वो कई महीने या कम से कम 1 साल या उससे भी ज्यादा, कम से कम 1 साल तो वो इजराइल के साथ मजीद लड़ सकते हैं। 2025 तक वो इजराइल से लड़ सकते हैं। ये इस रिपोर्ट के साथ पता चला है कि उनके पास ये पावर है, अभी तक मौजूद है। तो ट्रंप नाज़रीन जो आ रहा है, क्या ट्रंप इस बोझ को उठाएगा 1 साल तक? क्या ट्रंप ने जो अंदर महाज खोल रखा है, डीप स्टेट, यूक्रेन जंग, ताइवान, इधर उधर इकोनॉमिक मसाइल, वो कह रहे हैं $2 ट्रिलियन कट करेंगे, बेतहाशा फ्रंट्स ट्रंप ने खोले में, तो क्या 1 साल तक वो ये अफोर्ड करेगा? क्या वो कर सकता है ये अफोर्ड? और 1 साल तक क्या नेतन्याहू सर्वाइव करेगा इस जंग को? भाई देखें,
एक चीज होती है ना कि भाई हमास जो है वो 2 महीने बाद खत्म हो जाएगी, तो नेतन्याहू अभी 20 दिन इसको मिल जाएंगे। आगे वो ट्रंप को कह सकता है कि 1 महीना मुझे और दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि 1 महीना उसको और मिल जाएगा, कि अगर ये सिनेरियो के 2 महीने के बाद हमास खत्म हो जाएगी। अगर हमास ने, उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो कम से कम 1 साल मजीद लड़ सकती है, तो फिर क्या होगा? क्या इजराइल, जो उसकी हालत खुद उसका इंस्टीट्यूशन, उसका मीडिया बता रहा है कि आर्मी, सोसाइटी दोनों की हालत क्या है, इकोनॉमी की हालत क्या है, जो इजरायली सेटलर्स भाग रहे हैं वो क्या है, ग्लोबल सतह के ऊपर कैसे चेंज आ रहा है, तो क्या इजराइल 1 साल मजीद इस जंग को अफोर्ड कर सकता है? ये इंपॉर्टेंट बात है। तो रेजिस्टेंस का होना ही इजराइल की शिकस्त है। ग्लोबल लेवल के ऊपर आप जरा देखिए, जैसे आज हम स्कॉटलैंड का सर्वे आपके सामने रखने जा रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉट्स सपोर्ट हाल्टिंग ऑल आर्म्स एक्सपोर्ट टू इजराइल। ये यूरोप के अंदर जो है वो तब्दीली आ रही है। तो ये बड़ी स्पेशल रिपोर्ट गजा के हवाले से हमने आपके सामने रखी है, और रेजिस्टेंस अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा इजराइल से टकराई है। अच्छा, अब नाज़रीन, जो हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल है शेख कासिम, उनकी 2 स्टेटमेंट आई हैं। हिजबुल्लाह ने अनाउंस किया कि वो 61st डे अटैक कर देंगे इजराइल के ऊपर, और शेख कासिम की 2 स्टेटमेंट्स देखिए। द रेजिस्टेंस कंटिन्यू एंड हैज रीगेन्ड इट्स हेल्थ एंड हैज द फेथ एंड द फेथफुल ग्रुप दैट इनेबल्स इट टू बिकम स्ट्रॉन्गर। हमने और गेन किया है पावर के अंदर, और फेथफुल ग्रुप हम हैं जो इनेबल करता है कि ये और हम ताकतवर हो जाएं। द अटैक ऑन सदर्न लेबनान इज एन अटैक ऑन द स्टेट एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और जो अभी बॉम्बिंग साउथ लेबनान में हुई है, वो कह रहे हैं कि ये पूरे लेबनान के ऊपर हमला है। लेबनान आर्मी भी इजराइल के खिलाफ लड़े, लेबनान आर्मी कन्फ्रंट करे इजराइल को, वो भी इस जंग का जो वो हिस्सा बने। इमाम खामनाई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उनकी बड़ी स्पेशल आज स्पीच हुई है, बड़ी अहम बातें हुई है। तमाम फ्रंट्स के हवाले से सुप्रीम लीडर के बयानात आए हैं जो मौजूदा सूरत हाल को समझ, देखें मिडिल ईस्ट को समझना है तो इजराइल और ईरान, इनके बगैर नहीं समझ सकते, और अब टर्की के बगैर आप नहीं समझ सकते, एंड सेम सऊदी अरब एक बड़ी पार। तो ये 4 बड़ी पार्स हैं, तो ईरान के बगैर कोई सेटलमेंट हो नहीं सकती। जो सीरिया में जो कुछ मामला, तो तमाम फ्रंट्स के ऊपर आज सुप्रीम लीडर के स्टेटमेंट्स आई हैं। एक तो आज जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी है, उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी हुई है। एनिमीज विल लीव ह्यूमिलिएटेड, खामनाई पेज ट्रिब्यूट टू सुलेमानी, कि दुश्मन जो हैं वो ह्यूमिलिएट होंगे, वो हारेंगे हर सूरत में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उनकी आई है वो शाम के हवाले से आई है। भाई शाम का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वो एक ही रहेगा, ईरान के साथ कैसे ताल्लुकात होंगे, रेजिस्टेंस, इजराइल के खिलाफ दमिश्क अथॉरिटीज क्या करेंगी, तो ये सारे सवालात हैं ना। तो जो शाम के ऊपर आज स्टेटमेंट आई है वो काफी चीजों को क्लियर कर रही है। इमाम खामनाई ये कह रहे हैं, यूएस and the Zionist regime cannot stay in Syria. Syria belongs to the Syrian people. अमेरिका और ज़ायनिस्ट सीरिया के अंदर नहीं रह सकते हैं क्योंकि सीरिया बिलोंग करता है सीरिया के लोगों से। इस बयान का मतलब जंग है। इसका मतलब यह है कि जो दमिश्क अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ कुछ सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, उनके साथ मामला चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो दमिश्क अथॉरिटीज़ हैं वो एक तो मुसलसल जो खामोशी रखे हुए हैं इसराइल की ऑक्यूपेशन के ऊपर, रेजिस्टेंस के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं, हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ईरान कर रहे हैं। ईरान की पहले स्टेटमेंट्स क्या थी, और अभी भी वो यही चाहते हैं कि शाम यूनाइटेड रहे। बीजिंग में जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर गए, क्या बात हुई, उन्होंने कहा जी हम किसी एक्सटर्नल पावर का मैदान जंग नहीं बनने देंगे। और सीरिया की यूनिटी, यूएई में क्या बात हुई, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आए, ओमान में आए तो क्या बात हुई। तो लेकिन बात यह कि दमिश्क अथॉरिटीज, उनकी हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स रेजिस्टेंस टुवर्ड्स ईरान एंड जो सपोर्ट एंड फ्रेंडशिप फॉर इजराइल, ये तो किसी तौर पर कबूल नहीं की जा सकती कि वो रेजिस्टेंस के खिलाफ दुश्मनी रखें और इजराइल को दोस्त बनाएं। तो देखें बात यह है कि फिर आपकी लेजिटिमेसी क्या है अगर शाम को आप उसकी हिफाजत ही नहीं कर सकते। तो जो भी अथॉरिटीज सहूलतकारी करेंगी इसराइल के लिए, तो ईरान के साथ तो उनका मामला चल नहीं सकता है। तो इसलिए आज का ये बयान बताता है कि यहां पर मामलात, यानी रेजिस्टेंस आएगी, वो इसराइल के साथ लड़ेगी। और ये जो अथॉरिटीज हैं, देखें ना, एचटीएस क्या है, 22 ग्रुप्स का मजमुआ है, 22 ग्रुप्स ने मिलकर पिछली रिजीम को गिराया है। तो 22 सारे ग्रुप्स खुश तो नहीं हैं जो कुछ इसराइल कर रहा है। यहां पर चेचन्स बहुत बड़ी तादाद में हैं, इसलिए एस्टिमेट भी है कि यहां कोई और बगावत ना हो जाए अगर ये इसी तरह से खामोशी रखी जाती है। जुलानी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो बहरहाल जब भी प्रॉक्सीज के जरिए इस तरह की कोई गवर्नमेंट लाई जाती है तो फिर मामलात खराब ही होते हैं। तो आज का ये बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि यमन इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एंड विल बी विक्टोरियस। यमन के हवाले से स्टेटमेंट, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं द एनिमी कुड नॉट एलिमिनेट द हमास एंड हिजबुल्लाह
एंड द रेजिस्टेंस कंटिन्यूज एंड विल कंपनसेट फॉर द ब्लोज इट रिसीव्ड। ना ही वो हमास को हरा सके और ना ही हिजबुल्लाह को हरा सके, और रेजिस्टेंस अपनी लड़ाई जारी रखेगी, रेजिस्टेंस अपनी लड़ाई जारी रखेगी, ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। अच्छा, जुलानी की हवाले से बड़ी खबर है। अल शराह जो कि जुलानी होल्ड्स टॉक विद एसडीएफ एमिड इंटेंस क्लैशेस इन सीरियाज नॉर्थ। इस वक्त शदीद लड़ाई नॉर्थ सीरिया में चल रही है, जिसकी वजह से हलब शहर के लिए पानी भी कर चुका है। एसडीएफ हलब शहर की कुछ गलियों में भी पहुंच चुकी है, इर्द गिर्द के कुछ गांव जो है वहां पर भी कब्जा कर चुकी है। तो एसडीएफ के साथ टॉक्स होना बहुत मानीखेज है। उसकी वजह क्या है? लास्ट टाइम, आज से कुछ 10 दिन पहले, 8-10 दिन पहले, जुलानी ने एक प्रपोजल दिया था कि तमाम जो फैक्शंस हैं, तमाम ग्रुप्स जो हैं वो डिसार्म हो जाएं और एक मरकजी हुकूमत का और मरकजी फौज का हिस्सा बन जाए। तो एसडीएफ ने चालाकी से काम लेते हुए इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था, और एसडीएफ ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट इसलिए किया था क्योंकि उनको पता था कि उर्दगान इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो नहीं चाहते कि एसडीएफ को किसी तरह की रिकॉग्निशन मिले, वो तो एसडीएफ का खात्मा चाहते हैं। उन्होंने कहा ना कि हम हथियारों के साथ इनको दफन करेंगे, तो वो तो कोई रिकॉग्निशन इनकी नहीं चाहते हैं। तो एसडीएफ ने कबूल कर लिया चालाकी के साथ कि हमारे ऊपर मलबा ना आए, और वो वही हुआ कि उर्दगान ने, टर्की ने रिजेक्ट कर दिया। तो उससे जुलानी की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी कंप्रोमाइज हुई कि भाई दमिश्क का हुक्मरान तो वो है, एक प्रपोजल वो दे रहा है और अंदरूनी जो शाम का एक ग्रुप है वो उसको मान रहा है, और टर्की कह रहा है हम नहीं मानते। तो उसकी पोजीशन ज्यादा कंप्रोमाइज हुई। भाई अंदर से भी तो एक प्रेशर होता है ना कि आप किसके पपेट हैं, कभी आप इजराइल की सहूलतकारी कर रहे हैं, कभी आप टर्की। अब वो दोबारा एसडीएफ के साथ मुलाकात, तो क्या ये टर्की की मुशावरत के साथ हो रहे हैं मुज़ाकरात, या फिर जुलानी अपने तौर पर कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है ना। अगर टर्की के मुशावरत के साथ हो रहे हैं तो इसका एंगल कुछ और निकलता है, अगर टर्की के बगैर हो रहे हैं तो फिर जुलानी या टर्की से अलग अब अपनी पॉलिसी को लेकर चल रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस हवाले से मजीद खबरें सामने आएंगी। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन, यूरोप में एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया, और वो चीज जो आगे चलकर बहुत ज्यादा असरअंदाज होने वाली है, यानी पॉलिसी के ऊपर, क्राइसिस के ऊपर बहुत बड़ा ये असर छोड़ने वाला है। ऐसा वाकया हुआ है। हुआ यह कि नाज़रीन, यूक्रेन ने आज गैस कट कर दी है यूरोप की। रशिया से एक गैस पाइपलाइन यूक्रेन से गुजरती हुई यूरोप के अंदर दाखिल होती है, उसको आज कट कर दिया है। ये रशिया से, यूक्रेन से स्लोवाकिया के अंदर दाखिल होती है, फिर स्लोवाकिया से बाकी कंट्रीज को ये जाती है। यूरोप ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस है, हुकूमतों से लोग खुश नहीं हैं। आप देखें, बरतानिया की इकॉनमी मुतासर हो चुकी है, फ्रांस, जर्मनी, सबकी इकॉनमीज मुतासर हो चुकी हैं। ये तो 3 बड़ी पावर्स हैं, सबकी मुतासर हो चुकी हैं इकॉनमीज। तो उसका बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि जो सस्ती एनर्जी मिल रही थी यूरोप को रशिया से, वो अब नहीं मिल रही है, वो डबल प्राइस के ऊपर उनको मिल रही है। तो इससे सब कुछ बदल गया। इकॉनमी बदली तो इकॉनमी से पॉलिटिकल क्राइसिस आया, लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ी, और महंगाई और हुकूमतों के ऊपर गुस्सा बढ़ा, फिर हुकूमतें डिस्टेबलाइज होना शुरू हुई। अब जैसे यूके ने कितने प्राइम मिनिस्टर पिछले 5-7 सालों में बदल लिए हैं, और जर्मनी आप देखें क्योस और उसका सारा शिकार हो रहा है। तो उसकी बुनियादी वजह पीछे एनर्जी है। तो वो जो एक पाइपलाइन आ रही थी वो भी अब कट गई है। तो स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है यूरोपीय यूनियन के सेशन के अंदर कि हम तबाह हो जाएंगे, ये अमल हमारे लिए तबाही लेकर आएगा, ये उनकी स्टेटमेंट थी। अच्छा, तो आज उन्होंने बाकायदा तौर पर यूक्रेन ने कट कर दिया। देखिए यूरोप कौन चला रहा है, मतलब ये अजीब सी बात है ना कि यूरोप मदद दे रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है, और उल्टा यूक्रेन यूरोप ही के लोगों के, देखें क्या ये किसी गवर्नमेंट के खिलाफ है? नहीं। ओ भाई, यूरोप के लोग गैस से महरूम हो गए ना, कितनी फैक्ट्रीज मुतासर होंगी, कितने कारोबार मुतासर होंगे, ऊपर से विंटर है और गैस कट गई है, तो यूरोप के लोगों के खिलाफ ये अमल हुआ ना। तो यूरोप ऊपर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है। तो ये अच्छा, अब पिछले 5-7 दिनों में क्या हुआ है ये आपके सामने रखना जरूरी है। यूक्रेन ने अनाउंस किया कि हम गैस कट कर देंगे, ये उन्होंने के साल के पहले दिन ही हम गैस ये कट कर देंगे, वो उन्होंने कर दी। स्लोवाकिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने दौरा किया इस अनाउंसमेंट के बाद। ये पिछले 7 दिनों की डेवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए। स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर एक रेयर दौरे के ऊपर पहुंच गए पुतिन के पास, वहां पर मुलाकात हुई, और उसके बाद पुतिन ने स्टेटमेंट दी कि स्लोवाकिया जो है वो जो पीस टॉक्स हैं उसका मेजबानी भी कर सकता है, हमें कबूल है स्लोवाकिया, ठीक है। और स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ज़ेलेंस्की ने मुझे ब्राइब करने की कोशिश की है कि मैं नेटो में उसकी मेंबरशिप को, हम मतलब स्लोवाकिया एज अ कंट्री उसको सपोर्ट करे, मुझे ब्राइब करने की कोशिश की है। ज़ेलेंस्की ने स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बयान दिया कि ये तो यूरोप को ये बंदा कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही आपको पता है ज़ेलेंस्की अजीबोगरीब बयान देता रहता है। जैसे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ज़ेलेंस्की बहुत कुछ कहता है,
इट डिपेंड्स व्हाट ही ड्रिंक्स एंड व्हाट ही ईट्स। तो ये डिपेंड करता है कि उसने क्या खाया है, क्या पिया है, इसकी बुनियाद पर वो बहुत सारे बयान देता रहता है। तो उसने कहा जी ये स्लोवाकिया जो है ना, ये तो इसका प्राइम मिनिस्टर जो है ये तो यूरोप को कमजोर करने की जो बात कर रहा है। अच्छा, यूक्रेन ने कहा गैस कट करेंगे, तो स्लोवाकिया ने कहा कि फिर हम बिजली कट कर देंगे। यूक्रेन की जो बिजली है वो स्लोवाकिया से भी आती है। तो आज यूक्रेन ने तो गैस कट कर दी है, और अगर इधर से स्लोवाकिया बिजली कट करता है तो आप देख रहे हैं यूरोप के अंदर डिवीजन, क्राइसिस। और ये जो गैस कट हुई है, ऑलरेडी जो तबाह हाल मैशत है उसके ऊपर ये किस तरह से असर पड़ेगा। देखें, इकोनॉमी होती है ना, इकोनॉमी के ऊपर आपकी नेशनल सिक्योरिटी होती है, आपकी आर्मी होती है। तो यूरोप का डिक्लाइन हो रहा है ड्यू टू इकोनॉमी। ये जो सारी गैस है ये इंडिया और चाइना की तरफ जाएगी, तो उनको और सस्ती गैस मिलेगी, उनकी इंडस्ट्री और ग्रो होगी, उनके प्रोडक्ट्स यूरोपियन इंडस्ट्री को और रिप्लेस करेंगे। अभी देखें यूरोप की, जर्मनी की, ये जो बड़ी बड़ी उनके ब्रांड्स हैं, वॉक्सवैगन जैसे ब्रांड्स, वो भी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। इतना बड़ा क्राइसिस वहां पर पैदा हो गया। तो यूरोप बिल्कुल एक गलत डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, उसको ये जंग सूट नहीं करती है। और जरा यूक्रेन की हालत देखिए, आज रिपोर्ट ये सामने आई है 2024 की कि 5,93,410 यूक्रेनी फौजी मारे गए हैं 2024 के अंदर। तकरीबन 6 लाख यूक्रेनी फौजी सिर्फ 2024 के अंदर मारे गए, आज ये रिपोर्ट सामने आई है। तो यूक्रेन कभी भी ये जंग नहीं जीत सकता है। पुतिन ने कहा कि फॉर देम इट्स अ मैटर ऑफ मेकिंग पोजीशन बेटर, फॉर अस इट्स अ मैटर ऑफ डेथ एंड लाइफ। तो रशिया कभी भी अपनी हार कबूल नहीं करेगा, वो कह रहे हैं इट्स अ मैटर ऑफ डेथ एंड लाइफ फॉर अस। तो यूक्रेन के 6 लाख फौजी 2024 में मारे गए, आप अंदाजा करें, और कितने लाखों रेफ्यूजी बन चुके हैं। तो इसलिए यूरोप भी नुकसान में जा रहा है और यूक्रेन खुद नुकसान में जा रहा है, और ज़ेलेंस्की और पीछे नेटो की वजह से वो सारी तबाही बर्बादी आ रही है। तो फिलहाल दुनिया इसी तरह चल रही है कि बिफोर ट्रंप एंड आफ्टर ट्रंप, बाइडेन ने जाते जाते $6 बिलियन और दे दिए और कह रहा है कि जाने से पहले जितना हो सकता है मजबूत करेंगे यूक्रेन को। तो देखते हैं, बड़ा डिसाइडिंग टाइम, एक एक दिन बहुत अब डिसाइडिंग है। ये तफसीलात आपके सामने रखी, आपने राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।